Hey, hello friends. Good morning. I am Sunil Bist, your teacher and friend. So friends, मैंने ज्योग्राफी की क्लास 8 की सीरीज शुरू करी है और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3 और इसके आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए और मैं इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा. ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स. तो मिनरल्स होते क्या हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है. मतलब जिसकी एक निश्चित केमिकल वैल्यू होती है. भोजन में नमक और पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक क्या है? खनिज है. तो हमको पता है कि हमारे भोजन में नमक मिलता है, सॉल्ट मिलता है और पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है. एक प्रकार के क्या है? ये मिनरल्स हैं. नाउ टाइप ऑफ मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. मेटेलिक होते हैं धात्विक और अधात्विक. अधात्विक होता है नॉन मेटेलिक, जिसमें मेटल नहीं पाया जाता है. तो मेटेलिक में भी 2 तरह के आते हैं. एक आता है फीरियस और एक आता है नॉन फीरियस, लोहा और अलोहा. धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है जो ऊष्मा व विद्युत को स्वचालित करती है. वह जिनमें धातु व चमक की विशेषता होती है. ठीक है, विद्युत को स्वचालित करती है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जनरेट होती है इसमें. वह इनमें क्या होती है? चमक होती है. एग्जाम्पल के लिए लोहा अयस्क, आयरन ओर कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क. और अलोहा खनिज कौन से होते हैं? नॉन फीरियस जो होते हैं. इसमें होता है सोना, चांदी, तांबा, सीसा, गोल्ड, सिल्वर, तांबे को कॉपर कहते हैं और लीड, सीसा. ठीक है फ्रेंड्स. अधात्विक कौन से होते हैं देखते हैं इसमें. अधात्विक में होते हैं, इनमें धात्विक नहीं होती है. ठीक है, अधात्विक में इसमें कौन से होते हैं? इसमें धात्विक नहीं होती है. चूना पत्थर, जिसको हम क्या कहते हैं? चूना पत्थर को लाइमस्टोन, अभ्रक, माइका, जिप्सम. ठीक है, खनिज ईंधन, कोयला व पेट्रोलियम भी. और जो कोयला, कोल होता है और पेट्रोलियम भी, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटेलिक है. ये मेटल नहीं है एक प्रकार से. ठीक है, तो मेनली कितने काइंड है? 2 तरह के हैं. एक होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक. तो नॉन मेटेलिक में हमको याद रखना है चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम. अब ये खनन क्या होता है? खनन को कहते हैं माइनिंग. पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिज के बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है फ्रेंड्स. क्या कहलाती है? खनन कहलाती है. विवर्त खनन क्या होता है? खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं. इसे विवर्त खनन कहते हैं. तो ये CBSE के सीटेट में भी पूछा गया, कई बार पूछा गया कि विवर्त खनन क्या होता है. एक स्टेटमेंट दे दिए. तो जो कम गहराई में उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? विवर्त खनन. अब दूसरा वाला है कूपकी खनन. गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं अधिक गहराई में स्थित है. ठीक है, कूप मतलब नीचे तक. खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं. इसे कूपकी खनन कहते हैं. कूपकी खनन में क्या होता है कि अधिक नीचे तक जाना पड़ता है हमको जो मिनरल्स उनको लेने के लिए. आप सबको पता है कि जो हमारी ये जो अर्थ है इसमें तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जगह जगह पे. जैसे हमारे इंडिया में जो है ना, जो झारखंड वाली बेल्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं. इसी तरह से वर्ल्ड में अलग अलग जगह खनिज पाए जाते हैं तरह तरह के. सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठक वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है. ठीक है, सेल क्या है? खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है. और अयस्क क्या होता है? सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं. ठीक है, पहले हमें ओरी प्राप्त होता है, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? रिफाइन करके उसका क्या बनाते हैं? खनिज बनाते हैं. मतलब एक पूरा फाइनल वो टच मिलता है जो हमको. जैसे हमें पहले क्या मिलता है? कच्चा लोहा मिलता है, फिर हम उसको बाद में साफ़ करके, माइनिंग करके, उसको रिफाइन कर उसको एक मजबूत और अच्छा बनाते हैं, फाइनल टच देते हैं उसको फैक्ट्री में. प्राकृतिक गैस धरातल पर बहुत नीचे मिलती है, जो नेचुरल गैस होती है. उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये. गहन कूपों की खुदाई किसको करने के लिए की? गहन कूपों की जो खुदाई होती है उसको क्या कहते हैं? इसको परवेधन कहते हैं. सतह के निकट आसानी से खनिजों को निकालना आखनन कहलाता है. देखो, जो गहन कूपों का होगा वो तो परवेधन कहलाएगा, और जो बिल्कुल सतह के निकट आसानी से प्राप्त हो जाते हैं उनको आखनन कहलाते हैं. जैसे जो सोना चांदी है, गोल्ड है, चांदी है, सिल्वर, ये बहुत नीचे मिलते हैं हमको. हीरे हैं, इनके लिए बहुत नीचे गहरी खदानों में खुदाई करनी पड़ती है, माइनिंग्स में नीचे तक जाना पड़ता है. लेकिन कुछ कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जैसे चूना पत्थर हो गया,
है ना, ये ऊपरी सतह पर हमें आसानी से मिलते हैं, तो इसको आघनन कहते हैं। प्रवेदन मतलब अंदर तक जा रहे हैं, प्रवेदन। वनस्पति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, वनस्पति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वन, गुल्म, ये इसी चैप्टर का इसी का ही है। तो देख ली वनस्पति जो होती है वेजिटेशन, उसको कितने टाइप में बांटा गया है। तो पहला वाला है वन, फॉरेस्ट, गुल्म, घास स्थल और टुंड्रा। भारी वर्षा स्थलों में विशाल वृक्ष उगते हैं, ठीक है, भारी, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष उगते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जैसे कम होती है, वृक्षों का आकार व उनकी सघनता कम होती जाती है, ठीक है। जैसे राजस्थान वाले एरिया है, उसमें सघनता है ही नहीं, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी नहीं है ना, वहाँ पे आर्द्रता नहीं है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इनकी जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार व मोम की सतह वाली होती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो ये सूर्य का प्रकाश है वो जल को क्या करता है, जल को सोख लेता है ना, तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए शुष्क इलाके में जो पत्तियां होती है वो कांटेदार व मोम की सतह वाली होती है, जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंडा वनस्पति में मॉस व लाइकेन सम्मिलित है, ठीक है। जो शीत ध्रुवीय प्रदेश है, कहाँ पे, जैसे नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, जो कौन से वाले में, बिल्कुल फ्री जोन में है ना, अलग अलग जोन होते हैं ना, ट्रॉपिकल जोन होता है, फिर टेम्परेट जोन होता है, और सबसे ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ पोल के पास, पोलो के पास, यहाँ पे होता है फ्री जोन, ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ की वनस्पति जो होती है वो टुंड्रा वनस्पति होती है, वेजिटेशन। पर्णपाती ऐसे वन होते हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं, के लिए विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती वन, डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक टाइम अपनी क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे हमारे जो इंडिया का नॉर्दर्न इंडिया है, और इसमें भी कौन सा वाला, दिल्ली, तुम्हारा हरियाणा, तुम्हारा मध्य प्रदेश, ये सारे का सारे इलाके ऐसी वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल एक औषधीय बूटी है, ठीक है, हर्बल जड़ी बूटी है ये ब्रह्मकमल। अगर आ गया पेपर में क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ब्रह्मकमल, तो एक हर्बल प्लांट है ये। किलकिला किंगफिशर को कहते हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, बाघ, भारतीय सारंग व मोर को मारना अवैध है, इलीगल है, इनको मार नहीं सकते हम। सरकार ने इनका कंजर्वेशन कर रखा है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। द कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजेंडर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोना एंड फ्लोरा, ठीक है। इसको सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, अलग अलग देश की गवर्नमेंट के बीच, जैसे इंडिया की और यूएनओ में जितने भी देश हैं, बहुत सारे देशों के बीच ये क्या है, एक समझौता है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजेंडर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है, जिनकी प्रजाति खतरे में है, और ऐसी वाइल्ड, ऐसी वो क्या, फोना एंड फ्लोरा क्या होता है, जो तरह तरह की पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। उद्देश्य क्या है, प्राणी जगत का संरक्षण करना। संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन करना। इसमें मुख्यतः 5000 पशुओं की जातियाँ व पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है, ठीक है। ध्यान रखना, कितनी पौधों की कितनी है, 28,000। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने सारे नोट्स बनाए, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का है ये। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, आर्किड, एलो, कुछ इसके उदाहरण हैं। खनिजों का विवरण देखते हैं हम। खनिजों का विवरण, एशिया में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, मिनरल्स। चीन व भारत के पास विशाल लोहा अयस्क है, आयरन ओर है, लोहा बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक है। किसमें, टिन उत्पादकों में से, टिन। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता व तांबा के भी निक्षेप है। निक्षेप क्या होते हैं, वह जगह जहाँ पे ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, कोई एरिया। यूरोप लोहा अयस्क में अग्रणी है, जो यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट, इसमें भी लोहा अयस्क पाया जाता है। रूस, यूक्रेन, रूस में बड़ी मात्रा में, यूक्रेन उसका पड़ोसी देश है। स्वीडन व फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप है, ठीक है, फ्रांस में। उत्तरी अमेरिका में देखो, ग्रेट लेक के उत्तर में, जो ग्रेट लेक है ना वहाँ पे, के उत्तर में कनाडियन सील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश व पश्चिम पर्वत श्रृंखलाओं में खनिज निक्षेप है, ठीक है। मिनरल्स के क्या है, खदानें हैं बहुत बड़ी बड़ी। लोहा अयस्क, आयरन और निकेल, सोना, गोल्ड, यूरेनियम व तांबा का खनन
कैनेडियन सील्ड प्रदेशों में, वक्वेला अल्पेशियन प्रदेश में होता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना हमको। दक्षिण अमेरिका में देखते हैं, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। फिर कौन सा है? पेरू। ठीक है, फिर कौन सा है? चिली। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? उच्च कोटि का जो लोहा अयस्क होता है, इसका नाम कुछ नाम है उसका, जो उच्च कोटि का लोहा होता है ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बिगुटिन या ऐसी कुछ होता है, बिगुटिन या पिगुटिन ऐसी कुछ बोलते हैं उसको, 10th क्लास में है वो। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू। ब्राज़ील व बोलीविया विश्व के टिन में सबसे बड़े उत्पादकों में है। ठीक है, बोलीविया। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था कि पिछली बार पूछा गया था डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में कि पानी के लिए किस देश में संघर्ष हुआ था पानी के लिए, तो ये बोलीविया में ही हुआ था। ठीक है, बोलीविया में। और ब्राज़ील क्या है? एक विकासशील देश है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको ध्यान रखना है कि इसको इसको कहते हैं अंधकार वाला कॉन्टिनेंट, अंधकार महाद्वीप भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका कई सारा इतना भाग ऐसा है जहाँ पे आज तक कोई ह्यूमन पहुँच ही नहीं पाया है, वो हमारी पहुँच से दूर है। वो तो उन यूरोप वालों का धन्यवाद है कि उन्होंने वहाँ पे इतनी सारी जगह खोज दी है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत अलग अलग जगह हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आज तक जा नहीं पाए, तो इसको अंधकार महाद्वीप भी बोलते हैं। यह हीरे और सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हीरा, सोना, प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, हीरे और सोने का। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व जायरे विश्व सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और कौन सी वाली इक्वेटर लाइन है, ये तीनों की तीनों लाइनें कहाँ से, कौन से कॉन्टिनेंट से जाती है? ये तीनों की तीनों लाइनें जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कट करती है। ऐसे एक ही कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया मैंने। तेल कहाँ पे मिलता है? नाइजीरिया व आंग्लो में पाया जाता है। नाइजीरिया भी यहीं की कंट्री है। जिम्बाब्वे, और कौन सी है? सोमालिया, और कौन सी है? मोजाम्बिक। बहुत सारी कंट्री हैं यहाँ पे, और गरीब कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे गरीब देश अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया की बात देखते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बॉक्साइट एक प्रकार का मिनरल है। सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टिन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ये सारे के सारे क्या है? ये अग्रणी मतलब होता है पहले। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगूली व कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट है ये, कालगूली एंड कूलगार्डी। कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? इसको खेलों का देश कहा जाता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ के खेलों में एंगेज रहती है हमेशा। तो खेलों की कैपिटल किसको कहते हैं वर्ल्ड में? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया एक देश है और ये ओशियाना कॉन्टिनेंट में है, ओशियाना कॉन्टिनेंट। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप है, फिर एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर ओशियाना है, और एक अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका किधर को है? बिल्कुल दक्षिण ध्रुव में है। देखो नीचे की तरफ देखना आप कभी वर्ल्ड मैप में। हीरा, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। जो दुर्लभतम होता है मतलब जो पाया नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से पाया जाता है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही है, प्राचीनतम शैलें। और सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली का पहाड़ है इंडिया में। 430 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। ठीक है, तो पृथ्वी को बने कितने साल हो गए? 430 करोड़। भारत में विवरण देख लो, कहाँ कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो एक तो हमारे, आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं झारखंड वाली जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाली बेल्ट है, ये खनिजों के लिए फेमस है। लोहा कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, कर्नाटक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन। बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, दोबारा आ गया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में। अभ्रक, मीका कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भारत अभ्रक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है। आपको ध्यान रखना है कि अभ्रक जो है माइका, इसका सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है हम। तांबे की बात करते हैं, कॉपर की। राजस्थान में खेदड़ी की खदानें हैं। एमपी, झारखंड, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है? इसमें कॉपर पाया जाता है। ठीक है, तांबा। ठीक है, और तांबा किससे मिलकर ताम्रपाषाण युग की भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, जो ब्रॉन्ज एज इसको कहते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, और जो कांसा होता है वो किससे मिलता है? वो तांबे से और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, कांस्य जो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीज क्या होता है?
मैग्नीज होता है महाराष्ट्र में, एमपी में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पाया जाता है जो मैग्नीज है। ठीक है, ये एक प्रकार का मेटल है, बहुत ठोस धातु है ये। ठीक है, सोना कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में सोने के निक्षेप है कर्नाटक में। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है कर्नाटक में, याद रखना आपको। साउथ इंडिया में लाइम स्टोन कहते हैं चूना पत्थर को। ये कहाँ पे पाया जाता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में। और नमक कहाँ पे पाया जाता है? ये समुद्री झीलों व सैलों से प्राप्त होता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक व निर्यातक है, सॉल्ट का। ठीक है, गुजरात में बड़ी मात्रा में। और नमक आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो साबरमती से और दांडी तक चलाया था उन्होंने। दांडी एक तट है, कहाँ पे? अरब सागर के किनारे पर। कब हुआ था ये? गांधी जी ने शुरू करा था इसको 12 मार्च से शुरू करा था और 12 मार्च से 12 अप्रैल तक ऐसी था। हाँ, 6 अप्रैल तक था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो सिलिकॉन होता है कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। एल्यूमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को किससे प्राप्त करते हैं? जो एल्यूमिनियम होता है, ठोस धातु होती है, उसका जो ओर होता है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। जैसे प्लास्टिक होता है ना, तो प्लास्टिक कई तरह के उनसे बनता है, तो इसी तरह एल्यूमिनियम भी किससे बनता है? बॉक्साइट से। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल गैस कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, परंपरागत होता है कन्वेंशनल एनर्जी, जो हमें प्रकृति से मिल रही है और इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। इसको कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, कोयला से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी कहते हैं हम इसको, थर्मल एनर्जी जो कोयले से प्राप्त होती है। भारत के मुख्यतः कोयला उत्पादक कौन सा है? रानीगंज पश्चिम बंगाल में, ये झारिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में है। ठीक है, तो ये कोयला उत्पादक के बहुत प्रमुख क्षेत्र हैं, इसको ध्यान रखना आपको। रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, धनबाद, झारखंड, छत्तीसगढ़। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों में इनको काला सोना कह जाते हैं, ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? पेट्रोलियम को कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में कोई ज्ञात निक्षेप नहीं है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसमें कोई ज्ञात निक्षेप नहीं है। पवन ऊर्जा क्या होती है? जिसको विंड एनर्जी कहते हैं। ये किस प्रकार की एनर्जी है? ये कन्वेंशनल एनर्जी है। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पवन ऊर्जा उत्पादन बहुत सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? नीदरलैंड। और इंडिया में कौन सी जगह होता है? तमिलनाडु में और गुजरात में और राजस्थान में। परमाणु ऊर्जा क्या होती है? एटॉमिक एनर्जी। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थेरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होते हैं। तो जो एटॉमिक एनर्जी होती है ना, परमाणु ऊर्जा, ये नाभिकीय रिएक्टरों से प्राप्त होती है। नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वहाँ से प्राप्त होती है और फिर इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है न्यूक्लियर एनर्जी का? ये यूरोप है और यूएसए है। भारत में राजस्थान व झारखंड में यूरेनियम निक्षेप है और यूरेनियम की ज़रूरत होती है इसके लिए हमें। ठीक है, किसकी? यूरेनियम और थेरियम की। दो मिनरल्स हैं, यूरेनियम और थेरियम। तो पहले भारत इनको आयात करता था, इंपोर्ट करता था। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान और झारखंड में हम खुद इसकी माइनिंग करते हैं। विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में थेरियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है, तो आंसर है थेरियम पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलपकम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। देखो इसका अलग ही नाम है ना, अलग ही तरह का, तो तमिल भाषा जो अलग तरह की होती है, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, कलपकम। ठीक है, कलपकम। फिर उसके वाला दूसरा है नरोरा यूपी में है। फिर कैगा कर्नाटक में है। फिर तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर को कैसे याद करोगे कि जो तारापुर में, जैसे ये जो तारक मेहता का चश्मा है, शूटिंग कहाँ पे होती है? मुंबई महाराष्ट्र में होती है। कैगा कर्नाटक, के का आ रहा है दोनों में, के। ठीक है, नरोरा यूपी में और कलपकम अलग ही भाषा है तमिलनाडु की। तो इस तरह से इनको याद करना है। तो ये परमाणु ऊर्जा के केंद्र है, सेंटर है। ठीक है, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर। ठीक है, राजस्थान में भी कोटा के निकट राणा प्रताप सागर किसके लिए फेमस है? थर्मल एनर्जी के लिए। अब देखो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी वो कहाँ पे पाई जाती है? जियोथर्मल का मतलब होता है भूतापीय ऊर्जा, जो ज़मीन के नीचे पाई जाती है। भू मतलब भूमि और ताप मतलब गर्म।
भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, दिस कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर गहराई के भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में कई सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे इस तरह के वो पाए जाते हैं, कुंड पाए जाते हैं। ठीक है, वो पौराणिक कुंड हैं, वो पुराणों में भी उनका विवरण है। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े यूएसए सबसे बड़ा उत्पादक है जियोथर्मल एनर्जी का। वहाँ पे क्या पूरे के पूरे संयंत्र हैं, मतलब फैक्ट्री टाइप की है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकरम और पूगा घाटी स्थित है। कौन सी घाटी? पूगा घाटी स्थित है। भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र, ज्वारीय ऊर्जा देखो, टाइडल एनर्जी क्या होती है? ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी जो गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी क्या होती है? जो तीन जगह से पानी से घिरी हो, इस तरह का इलाका। यहाँ से भी पानी से घिरा है, इधर से भी और इधर से भी, और बीच वाला एक जगह है। तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? विंड एनर्जी पाई जाती है, ज्वारीय ऊर्जा। निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। किस में होता है? विद्युत उत्पादन में। बायोगैस देखते हैं लास्ट में, ये लास्ट है। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस होती है जैविक अपशिष्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे मृत पौधों व जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, काउ डंग कहते हैं जिसको हम, रसोई के अपशिष्ट, जो हमारे यहाँ पे किचन में जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना किचन में भी, चाय पत्ती हो गई और कटी सब्जियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। एक हम क्या करते हैं, एक सेटअप लगाते हैं और उसमें इन चीज़ों को डालते हैं और फिर बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस कहते हैं जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, डिकम्पोस्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया द्वारा। और कौन सी गैस को वो करते हैं ये, कौन सी गैस को ऑर्गन करते हैं, निकालते हैं? मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, CH4। ठीक है, कार्बन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैसों को निकालते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप नोट्स बनाइए ज़रूर और इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके, जो भी आपको सही लगे। अपनी पढ़ाई में सस्टेनेबिलिटी बना के रखें, निरंतरता, और सीरियस रहें, ऑनेस्टी रखें। ठीक है फ्रेंड्स, और पढ़ते रहें, कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।